नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th SST का पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑफ ऑल द पेपर्स इज ऑलरेडी अपलोडेड, आपने देख लिया होगा। सेक्शन 2 का बी भी अपलोड हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी पेपर 3 का। तो आइए बच्चा पार्टी फटाफट से देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सिंपल आंसर हो ताकि बहुत जल्दी से आप एक दो बार रीड करोगे आपको लर्न हो जाना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है दैट पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एशियन टाइम्स, हाउ। नाउ द पॉइंट इज दैट बेटा कि बुक में ऐसा कुछ तो है नहीं पीपल ऑफ इंडिया आर द एनवायरमेंट लवर्स, बट हाँ बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि आर्यंस वर द एनवायरमेंट लवर्स। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो वैसे भी जो लोग हैं इंडिया के उसको हम लोग आर्यंस कहते हैं। ओके, ये माना जाता है कि हम लोग जो हैं वो आर्यंस के वंशज के रूप में हैं। तो इसके लिए अगर हम कनेक्शन करें तो हम बोल सकते हैं दैट पीपल ऑफ इंडिया आर द नेचर लवर्स सिंस एशियन टाइम, एज पीपल ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द आर्यंस। ठीक है, हम उनके वंशज हैं। एंड आर्यंस वर द नेचर लवर्स, इसके लिए ठीक है वो लव करते थे, पूछते थे, वर्शिप करते थे ट्रीज़ को, रिवर्स को, माउंटेन्स को, सन, विंड, रेन, और आज हम भी तो करते हैं। ठीक है, सुबह सुबह सूरज भगवान को जल चढ़ाना। ठीक है, जो बनियान ट्री है, तुलसी माता है, उनकी हम परिक्रमा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ओके, माउंटेन्स, हिमालय पर्वत, इन सब की हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। रिवर्स की हम पूजा करते हैं, गंगा माँ। तो इसका मतलब कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर कहाँ से आई, ये सब बिलीव्स कहाँ से आई, ये बिलीव्स आए आर्यंस में से। ओके, अब उन्होंने तो खैर प्रेयर करने के दौरान जो मंत्र होता है, ठीक है, वो दिए हुए हैं, कुछ भजन दिए हुए हैं हम लोगों को। ये जो हेम्स हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा डीप कनेक्शन है विद द नेचर एंड उसके एलिमेंट्स के साथ। और ये कनेक्शन जो है वो हमारे स्पिरिचुअल बिलीव्स में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द स्टेप्स टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, अब ये जो एनवायरमेंट धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है ना, उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। तो जैसे कि अब इंडस्ट्रीज, अब एनवायरमेंट ख़राब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द गैस एंड ऑल दैट। अब ये गैस आ कहाँ से रही है, इंडस्ट्रीज से आ रही है। तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो बेटा पिलर्स हैं इकोनॉमी के। अब अगर हम इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड के साथ, वो भी प्रॉब्लम है। तो हमें इंडस्ट्रीज तो डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दे शुड बी डेवलप टू सॉल्व। अब क्या था ना कि कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी उसको। अब हम क्या कर सकते हैं, द कंट्री शुड डेवलप द इंडस्ट्री इन सच अ वे दैट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट डज नॉट कॉज मच हार्म टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब हमको इंडस्ट्रीज़ ऐसे डेवलप करनी है कि हमारे एनवायरनमेंट को देखो हार्म तो करेंगी, वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि द पॉइंट इज़ दैट कि गैस इवॉल्व होगी, ये सब होगा, पानी गंदा होगा, वो तो होगा। तो अब क्या करें, तो अब हमको अल्टरनेट ढूंढना है कि कम से कम हम डैमेज करें। ठीक है, वो चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, तो जैसे कि पॉल्यूशन और उसकी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग द प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, अच्छे से आप ना मशीन अच्छे से लगा दो ताकि कचरा कम निकाले वो। ओके, पॉल्यूशन को हम लोग ना रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द करेक्ट रॉ मटेरियल एंड द फ्यूम। ठीक है, फ्यूम अच्छा ले लो। इसका एग्जांपल दे रही हूँ मैं। जैसे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह चलता है तो धुआं निकल रहा है। ओके, अब उसके अलावा मैं एक एग्जांपल दूँ कि पहले के टाइम में चूल्हा जो औरतें होती थी, ठीक है, वो चूल्हे पे खाना बनाती थी। चूल्हा मतलब कि वुड वगैरह डालते थे ये सब, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा निकलती थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो देखा जाए तो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था। तो अब क्या किया भाई, हम लोगों ने जैसे CNG लेके आए। ठीक है, यहाँ पाइपलाइंस जो भी हमारे घर पे गैस के पाइपलाइंस हैं वो आ गए, उनके अंदर वो गैस डाली है जो पॉल्यूशन बहुत कम, मतलब CO2 का लेवल बहुत कम हो जाता है, और ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो पॉल्यूशन फ्री स्मोक जो है वो निकलता है। तो ये अल्टरनेटिव लाए। ठीक है, EV गाड़ियाँ लेके आए, तो ये है कि भैया गैस ही नहीं निकले। तो दीज आर काइंड ऑफ द रॉ मटेरियल्स अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर, स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर्स इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, तो जैसे कि चिमनी होती है समझो, तो उसमें एक फ़िल्टर लगा दो। ठीक है, फ़िल्टर बड़ा कचरा आता है, खाली धुआं बाहर निकले, तो ऐसे करके हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन अगर हम बात कर लेते हैं तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रिलीजिंग द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स क्या होता है, गंदगी, वेस्ट मटेरियल, बाय प्रॉपर ट्रीटिंग देम। भैया कि कचरा निकला है पर इसको ट्रीट करो। ठीक है, उसके बाद जो अच्छा वाला है, मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स को नहीं ख़राब करेगा, पानी को डैमेज नहीं करेगा, वो आप मतलब उनके डिस्पोजल का तरीका अलग कर दो। ठीक है, पहले तो क्या सीधा नदी में बहा देते थे, तो पूरी नदी ख़राब, पानी पॉल्यूटेड, वही पानी तो आप और हम पीते हैं। ठीक है, तो
मोर ओवर इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्योरीफाइड आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड रीयूज। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने बोला कि आप ऐसे काम कीजिए ना कि आप जो पानी यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में उसको आप स्टोर कीजिए, उसको प्योरीफाई कीजिए। अब हमारे घर पे तो आर ओ का आता है, तो वहाँ पे तो अच्छा खासा आर ओ, और आप आर ओ के टाइप आप लगा सकते हैं, फिर उसको फिर से रीयूज़ कर लीजिए, तो पानी लाइक ना रिसाइकलिंग होता जाएगा। तो दीज आर सम टेक्निक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द यूजेस ऑफ मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज के यूजेस क्या है। तो देखो मैंगनीज जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल का रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बेसिकली हम देखें तो आयरन में से स्टील बनाने के लिए हमें मैंगनीज की ज़रूरत होती है। मैंगनीज को केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है फॉर द ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, जो बैटरी होती है, ठीक है, ड्राई सेल्स होते हैं उनके अंदर, टाइल्स के अंदर। इसको हम लेदर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में उसमें यूज़ कर सकते हैं, मैच बॉक्स इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी, चाइना क्ले यूटेंसिल्स, कलर्ड ब्रिक्स, इन सब में यूज़ किया जाता है। मैंगनीज़ को अगर हम आयरन नेल्स के साथ मिक्स कर लेते हैं तो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी आ जाती है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मैंगनीज स्टील माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील है, जिसको बेसिकली देखा जाए तो मशीनों में यूज़ किया जाता है टू ब्रेक द रॉक। ठीक है, रॉक्स को तोड़ने के लिए और ग्राइंडिंग मशीन जो होती हैं उनके लिए। तो इस तरीके से आपको यूजेस लिखने हैं मैंगनीज के। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज़ द मॉडर्न एज कॉल्ड द मिनरल एज। मॉडर्न एज को हम लोग मिनरल एज क्यों कहते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो अब अगर हम देखें ना तो जो प्रिमिटिव मैन थे, जो पुराने लोग थे, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारे पूर्वज थे, फोर फादर्स थे, उनको लाइफ सस्टेन करने के लिए शिकार विकार कर दिया। ठीक है, यहाँ से वहाँ बस वो बंजारों की तरह होता है, उनको कोई घर, एसी, पंखा, टीवी, गाड़ी ये सब चाहिए नहीं होता, तो बहुत बेसिक वो लाइफ जीते थे, वो सिर्फ सर्वाइवल का ही लाइफ था उनका। ठीक है, फिर धीरे धीरे कैसे होता ना कि परिवर्तन आया, तो मैन कैन कॉन्कर द हाइट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एंड द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। अब ये था ना कि जब बदलाव आया तो इंसानों ने वो बदलाव को बहुत अलग तरीके से उसको अपनाया, और जिसकी वजह से बाकी जितने भी जानवर हैं उन सबके हिसाब से इंसानों के अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा तेज़ आया और ख़तरनाक तरीके से। अब आपको पता है पूरा वर्ल्ड हम इंसान ही ज़्यादातर चला रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये बदलाव आने के हिसाब से जो मिनरल्स थे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके थे ह्यूमन प्रोग्रेशंस के अंदर। स्टोन एज में, ठीक है ध्यान देना, स्टोन एज में जो मैन थे वो स्टोन्स को यूज़ करते थे फॉर द हंटिंग। ठीक है, दैट्स इट। अब आप सोचो वही इंसान आज ना स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो कितना बदलाव आ चुका है। ये जो मिनरल्स का यूज़ है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा होने लगा। जैसे जैसे इन्वेंशंस आने लगी, ठीक है, नई डेवलपमेंट्स होने लगी, साई फील्ड के अंदर नए प्रोडक्ट्स बनने लगे, तो ये इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो थी वो अलग अलग प्रोडक्ट्स का डिमांड कर रही थी। एंड विद वी यूज़ लॉट ऑफ गैजेट्स, ठीक है, यूज़ करते हैं व्हीकल सर्विसेज कंपेयर टू द पास्ट। तो इसकी वजह से मिनरल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत होने लगा, एंड दैट्स वाई कहा जाता है कि मिनरल एज इज़ नथिंग बट द मॉडर्न एज। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बायोगैस। बायोगैस पे शॉर्ट नोट लिखना है। बायोगैस को आप गोबर गैस भी बोलते हो। ओके, देखो बेसिकली क्या होता है ना, बायोगैस बनता कैसे। देखो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, लिविंग। ठीक है, अब लाइफ और लिविंग का मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ और लिविंग का मतलब है यहाँ पर कि जो जिंदा चीज़ थी, ठीक है, जो भी चीज़ जिंदा थी उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लाइफ। ओके, जैसे कि अब अगर हम देखते हैं तो गैस जब प्रोड्यूस होती है बाय द डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन किसका होता है, लाइव थिंग्स का। लाइव इसका मतलब कि अगर हम देखें तो केले का छिलका भी लाइव था ना, केला लाइक प्लांट है, ठीक है, तो उसके अंदर भी लाइफ मानते हैं अपन। ठीक है, तो केले का छिलका, काउडंग हो गया, ठीक है, ये सब जो है एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल्स हो गए। सो द गैस प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, जब एग्रीकल्चर वेस्ट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज, डी मतलब तोड़ना, किसको तोड़ना, उसके अंदर जो भी कंपोजिशन है केमिकल्स का, ओके, सब्सटेंसेस का, उसको तोड़ना, और उसके तोड़ने के दौरान जो एक गैस निकलती है उसको अपन कहते हैं बेटा बायोगैस। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर मीथेन होता है, और मीथेन एक इनफ्लेमेबल गैस है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के अंदर। तो अभी जो आपके घरों में पाइपलाइन आप देखते होंगे, ऑलमोस्ट 80% तो पाइपलाइन ही हो गए हैं सबके घरों में। एलपीजी बहुत कम यूज़ होता है, सिलेंडर्स। तो आप जो पाइपलाइन देखते हैं उसके अंदर मीथेन गैस होती है।
ओके। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग बायोगैस द मटीरियल, अब गैस निकल गई, बाकी जो कचरा बच गया नीचे, उस कचरे को, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं एज एन नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है, मतलब कि वो खेत में खाद की तरह यूज़ होता है। तो देखो कहीं पे कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, जो वेस्ट हुआ उसको खेत में डाल दिया, जो गैस निकली उससे हमने खाना बना दिया, तो पूरा का पूरा एक मटीरियल कम्प्लीटली यूज़ हो रहा है। अगर ऐसे करते जाएंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। वी कीप आवर विलेजेस क्लीन बाय प्रोड्यूसिंग द बायोगैस, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना कि देखो गांव वगैरह में गाय भैंस ये वो बहुत पालने वाले होते हैं, तो उनका काव डंग ये वो निकलता है, तो क्या वो ऐसे ही रास्ते पे पड़ा रहता है तो गंदगी होती है, तो क्यों ना उनके काव डंग्स को लेकर उन सबको एक कुएं में, ठीक है, एक पिट खोद के उसको डाल दो, डिकम्पोज करवा, तो वहाँ से गैस निकलेगी, तो इस तरीके से विलेज जो है वो भी क्लीन रहेंगे, ठीक, गंदा नहीं रहेगा विलेज। इन इंडिया उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट पे आता है बायोगैस प्रोडक्शन में, सेकंड पे आता है गुजरात। ओके, गुजरात के अंदर जो लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पर है? सिद्धपुर, पाटन डिस्ट्रिक्ट में। दिस प्लांट रन्स विद द कॉपरेशन ऑफ द विलेजेस। सीधी बात है कि हर जगह गवर्नमेंट तो नहीं पहुँच पाएगी, तो जो आम आदमी का अगर सपोर्ट मिलता है ना गवर्नमेंट को, तो चीज़ें बहुत जल्दी यूटिलाइज हो जाती हैं। उसके अलावा बायोगैस प्लांट्स आपको मिलेंगे रुद्रताल, डस्कुराई तालुका में, अहमदाबाद में, ठीक है, धांतीवारा, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। एंड यहाँ तक कि अभी हम देखें ना तो लोगों ने अपने घरों में या ऐसे करके भी छोटे छोटे से क्या बोलते प्लांट्स सेटअप कर लिए। प्लांट्स मतलब कि पौधा नहीं है, प्लांट्स मतलब कि मशीन या इस तरीके से सेटअप कर लिया है कि वो बायोगैस घर में ही बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कॉपर। अब कॉपर देखो पहले आया था स्टोन एज, ठीक है, फिर आया था कॉपर एंड ब्रोंज एज, फिर आया था मिनरल्स एज, ठीक है, ऐसे करके आया था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब मिनरल्स में आयरन एज की बात कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो कॉपर जो है वो प्रिमिटिव टाइम से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले कॉपर को यूज़ करने वाले ही मैन थे, सीधी बात है, ठीक है, जानवरों ने, बाकी लोगों ने किया है नहीं। कॉपर के अंदर मिक्सिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो किसी के साथ मिक्स हो जाता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेटल माना जाता है। अगर जैसे हम कॉपर को मिक्स करते हैं टिन के साथ, ठीक है, तो वो बेल टंग 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 वाले में यूज़ हो जाता है। अगर हम कॉपर को मिक्स करते हैं जिंक के साथ तो वो ब्रास बनाने में यूज़ हो जाता है। कॉपर के यूजेस अब आपको सबको पता है, कॉपर इज़ अ बेस्ट, नॉट बेस्ट, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बेस्ट तो सिल्वर है। तो कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए हम उसको इलेक्ट्रिक वायर्स, टेलीफोन, रेडियो, इन सब में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग द कॉइल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कॉइल आती है जो ठंडा करती है, और एयर कंडीशनर के अंदर उसमें भी उसको यूज़ करते हैं। कॉपर को इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, कलर्ड ग्लास, कॉइन प्रिंटिंग, इन सब में बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। इजी आंसर्स है, ठीक है, दो बार रीड करोगे, एक बार लिख दोगे ना, आपको लर्न हो जाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए अभी तक आप यहाँ पे अगर आ चुके हैं तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका लाइक, आपका एक प्यारा सा कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। देखिए मेरी कोई टीम वीम तो है नहीं, मैं आपके साथ पर्सनल डील करती हूँ, ठीक है, तो आपके साथ डील करने का मेरे पास वही है कि आपके लाइक्स कमेंट्स जो हैं वही मेरे लिए एक फीडबैक का ज़रिया होता है। तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और चैनल अच्छा लगे, आपको मटेरियल ऑथेंटिक लगे तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ चैनल रिकमेंड कीजिएगा। मैं कोई दबाव नहीं डालती, बट ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। और इस तरीके से एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पूरा यूट्यूब चैनल छाड़ के बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात बोर्ड के अंदर सपना की पाठशाला फॉर द इंग्लिश मीडियम, इस तरीके का वीडियो आपको कोई नहीं देगा। तो मैं आपके लिए पूरा एफर्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो टॉप करें। तो बस आपका यही सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है उसके अंदर। बस हाँ, वो आपका एक सब्सक्राइब, लाइक जो है वो हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम आके 2-2 बजे तक भी बैठकर जो है वो कंटेंट बना दें कि नहीं, बच्चों को कल डिलीवर करना है। तो बस यही आपसे गुजारिश थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 29, राइट अबाउट द अकीक वर्क एज एन इंडियन आर्ट, ठीक है, अकीक वर्क के बारे में बताना है। तो देखो अकीक जो है ना वो बेसिकली एक स्टोन है, ठीक है, जो नदियों में पाया जाता है। ओके, इट इज़ अ कैल्केडोनिक वेरिएंट ऑफ द क्वार्ट्स, ठीक है, क्वार्ट्स का एक वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब पता है ना, जैसे उसका एक हिस्सा है, एक टाइप है, ठीक है। कैल्केडोनिक जो है वो कैसे बनता है, वो एक्चुअली ब्लू सिलिका या वाइट क्वार्ट्स के साथ मिक्स होके बनता है वो। ओके, एंड फिर आता है दूसरा कार्नेलियन, ये भी बहुत ज़्यादा वेल नोन वेराइटी है। ये रेड कलर्ड का सेमी ट्रांसपेरेंट
स्टोन है। ये बेसिकली छोटे साइज़ बड़े साइज़ में आता है। आपको अहमदाबाद ओके रंगपुर, यहाँ पे जी आएगा, रंगपुर सूरत यहाँ पे आपको मिलेगा। ये स्टोन्स जो है वो खंबात भेजे जाते हैं और खंबात में उनमें से ऑर्नामेंट्स बनते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा सा ये पिक्चर वगैरह दी हुई जैसे आप देख पाओ, ठीक है। इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे पत्थर जो हैं ये अकीक स्टोन्स हैं, ओके। और ये तो खैर पीस है, ये मतलब से शो पीस बनाया गया है। और इस तरीके से देखो, ये रेड कलर का मैंने बताया ना, ऐसे स्टोन्स आते हैं, ठीक है, जो पूरा नेकलेस और ये सब के ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुंदर पीस माने जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजरात के ट्राइबल डांस को डिस्क्राइब करना है। देखो ट्राइबल इसका मतलब कैसे, वो आदिवासी जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, बैकवर्ड कम्युनिटी होती है। तो जो पीपल है ट्राइबल एरियाज़ के, दे परफॉर्म द ट्राइबल डांस, वो ट्राइबल डांस परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, मैरिजेस, फेयर्स, ठीक है, ताकि वो उनके भगवान और उनकी जो माताएं होती हैं उनको प्रश्न लाइक खुश कर पाएँ। सो दे डांस इन अ सर्कल, ठीक है, ज़्यादातर वो सर्कल में डांस करते हैं। मोस्टली ऑन द ट्यून्स ऑफ द वेरियस ट्रेडिशन म्यूजिक लाइक ना ड्रम बजाना, मंजीरा, थाली, ढोलक, ये इनके आवाज़ों पे वो डांस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं तो नवरात्रि में वैसे वो 3 ताली करते हैं, तो ढोलक बजता है ना, टक 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 ऐसे करके उस पर 3 ताली बजती है। तो ऐसे कोई गाना वाना वैसे वो नहीं, ठीक है, ढोल लगा रहे, इनकी आवाज़ों पे डांस होती है। इन द ट्राइबल डांस फॉर्म छाड़ो द डांसर्स इमिटेट डिफरेंट, ठीक है। इसके अंदर जो डांसर्स होते हैं वो पक्षियों के पंख लगा के आते हैं और उसके हिसाब से यूँ करके डांस करते हैं, ठीक है। और हम इसको देखना चाहो तो आप डांग एरिया है गुजरात में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें मालिनो चालो, ठीक है, ठकरो चालो, ऐसे कुछ उनके कुछ परफॉर्मेंसेस होते हैं। जो लेबरल्स हैं, लेबरर मजदूर, ठीक है, भील कम्युनिटी के और कोली कम्युनिटी के, वो भी डांस परफॉर्म करते हैं। उनकी डांस का नाम है तिप्पनी डांस, ओके। इस डांस के अंदर डांसर्स जो हैं वो अगेन ग्रुप में डांस करते हैं विद द सेट ऑफ द थिक स्टिक्स, ठीक है, बहुत बम्बू जैसा एक स्टिक उनके हाथ में होता है, विच आर ज्वाइन विद द स्मॉल स्टिक्स, और वो ठक ठक फ्लोर पे करते करते डांस करते हैं। देखो मैंने आपको एग्जांपल तो दिया हुआ है, जैसे ये जो है ये पंख लगे हुए हैं ना, ये मोर के पंख वाला है, ठीक है, और ये देखो यूँ बम्बू स्टिक वाले, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से वो डांस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्राइब विच कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन मेकिंग द इंडियन कल्चर वेरीगेटेड एंड प्रोस्पेरस, ठीक है। हमें उस ट्राइब के बारे में बताइए जिन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बनाया है। इसी का ही और में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉइड रेस जो इंडिया में आई थी, ठीक है, जिसके से इंडिया के अंदर कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में बताइए। तो चलिए, जो ट्राइब बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बना के गई है हमारे इंडियन कल्चर को, वो है ऑस्ट्रेलियाइड ट्राइब। इनको हम निषाद पीपल भी कहते हैं। मतलब बेसिकली इनको आर्यंस, मतलब एक्चुअली भी ये पहले आए थे, आयरन्स बाद में आए थे, ठीक है। तो आर्यंस जब बाद में आए थे ना, तो उन्होंने उनको निषाद का नाम दिया था। ये जो ट्राइब है वो एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया से आई थी। ब्लैक कलर की स्किन होती है, ठीक है, फॉरहेड जो होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, नोज़ फ्लैट होती है और उनकी हाइट काफ़ी शॉर्ट होती है। ये जो ओरिजिन्स है जहाँ से ट्राइब आई थे वो थे कोल, मुंडा, खासी। ये आसाम में भी आपको ट्राइब्स मिल जाएंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, म्यांमार है, वहाँ पे भी आपको सिमिलर, मतलब ये ट्राइब्स जो थी वो बहुत जगह पे फैल गई थी, स्प्रेड हो गई थी। तो ये आपको ट्राइब्स जो है वो इन जगहों पे मिल सकती है, या उनके वंशज आपको मिल सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया हम लोगों को, ठीक है, कॉटन के क्लोथ्स पहनना सिखाया और बहुत सारी नई स्किल्स हमको बताई। और उनके रीजनल बिलीव्स भी हम लोग आज भी किसी न किसी तरीके से जो है वो फॉलो करते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉलोड इन द स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, बहुत छोटा सा प्यारा सा आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, लॉन्ग थ्रेड, ठीक है, जैसे कॉटन के पीसेज है, उस पीसेज को छाट के उसके लंबे लंबे धागे बनाते हैं, ठीक है। तो कॉटन के बॉल्स में से जब उनके लंबे लंबे धागे बनाते हैं और फिर उनको ज्वाइन करके पूरा क्लोथ बना देते हैं, यान, ठीक है, यही आर्ट को जो है हम लोग कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस फॉलो होता है। नेक्स्ट, विच डिज़ाइंस डिड आर्टिजन्स ऑफ हरप्पा मेक ऑन द क्ले यूटेंसिल्स। तो हरप्पा के जो लोग हैं वो क्ले पर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, जैसे सर्कल आ गया, ठीक है, ट्रायंगल आ गया, ऐसे कोई डिज़ाइंस बनाते थे और कुछ स्केचेस बनाते थे ऑन द क्ले यूटेंसिल्स, ठीक है। तो बेटा देखो, अब आप बोलोगे मैम 2 मार्क में आपने इतना, बट ये क्वेश्चन ही इतना है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। अब क्या खींचने का, ठीक है, कुछ खींचने जैसी बात है ही नहीं।
तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क में ही आएंगे, 2 मार्क में तो नहीं आएंगे, बल्कि अब सैम्पल पेपर में दिया हुआ है तो मैं इसके लिए आपको उसका आंसर इस फॉर्म में दे रही हूँ, अदरवाइज इतने छोटे वाले तो नहीं आते हैं, या तो फिर 2 क्वेश्चन मिक्स करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नक्सलाइट मूवमेंट। देखो नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो एक्चुअली शुरू हुआ था नक्सलबारी एरिया में, रीजन में, वेस्ट बंगाल में 1967 में, एज एन आर्म्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एरिस्टोसिट्स कमिटेड। ठीक है, बेसिकली ये आर्म्ड प्रोटेस्ट था, मतलब कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आर्म्ड मतलब कि वो हथियार लेकर, ठीक है, अगेंस्ट द एरिस्टोसाइट्स, मतलब कि जो पैसे वाले लोग थे ना, ज़मींदार वगैरह बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, तो इसके लिए उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया था। ये बेसिकली कहाँ से इंस्पिरेशन हुआ था, तो ये चाइना में कम्युनिटी रिवॉल्यूशन हुआ था जो माओ सेंग फंग ने लीड किया था। उनको देखकर इनको आगे अगर वो कर सकते हैं, ओके, कम्युनिज्म के खिलाफ वो लड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। तो वहाँ से उनको एक प्रेरणा मिली थी। चारू मजुमदार, कानू सन्याल, ये कुछ फाउंडर्स थे नक्सलाइट मूवमेंट के। नक्सलाइट रिजोर्ट्स टू ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस दैट इंक्लूड, अब इनके अंदर ये एक्चुअली उन्होंने वायलेंस, फिर धीरे धीरे वो वायलेंट में कन्वर्ट हो गया था, जिसमें वो एटम बम बना रहे थे, अटैक कर रहे थे मिलिट्री के ऊपर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। फिर धीरे धीरे उनके अंदर क्रूरता बढ़ती गई, क्रूरटी बढ़ती गई, और वो मतलब कैसे होता ना, उनका शुरुआत जो था वो एक जेन्युइन रीज़न था, बट फिर वो एक गुंडागर्दी में दिखा कन्वर्ट हो गया था। ये किडनैप करना, ऑफिशियल एक्सटोर्शंस करने, ये सब हो गया था। फोर्सफुली वो मनी कलेक्ट करते थे, फूड ग्रेन्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीपल इन द टेरिटरी। अब वो अपने ही लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। इनिशियली एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स, ठीक है, लैंडलेस वर्कर्स, कि उनको ये कहा गया कि आपको सपोर्ट करना है नक्सलाइट्स को, तो उनको ज़बरदस्त, अब पैसे तो उनसे ले नहीं पाएंगे, वो खुद ही गरीब है तो क्या ही पैसे लेंगे। ठीक है, हाउएवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको काफ़ी, उनका जो पहले उनको सपोर्ट मिल गया था, मैंने कहा ना उनका एक कॉज अच्छा था कि ज़मींदार जो हमारे पर एक्सप्लोरेशन करते हैं उनके खिलाफ। फिर धीरे धीरे वो जो गुंडागर्दी में आ गया तो उनका जो सपोर्ट है वो कम होता गया। ठीक है, क्योंकि अब वो वायलेंट होने लगे थे। द मूवमेंट हैज़ स्प्रेड ओवर 13 स्टेट्स। ठीक है, स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल से, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो पूरे एरिया जो भी कवर हुए थे आसपास वाले, ठीक है, उनको उन सारे स्टेट्स पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। पीपल्स वॉर ग्रुप PWG और मेयोस कम्युनिस्ट सेंटर MCC, ये 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं नक्सलवादियों के, एंड दे रिप्रेजेंट लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पुलिस फोर्स। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स के अगेंस्ट उनका हमेशा नारा चलता रहता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ टेररिस्ट। ठीक है, व्हाट इज़ टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म इज़ अ काइंड ऑफ कि एक एक्ट होता है जहाँ पे आप लोगों के अंदर डर पैदा करते हो, दैट इज़ द टेररिज्म। ठीक है, तो टेररिज्म इज़ अ यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस। ठीक है, सिविलियंस के अंदर आप अपना डर पैदा करते हो ताकि आपका पॉलिटिकल गोल अचीव हो जाए, या फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाए, या रिलीजियस गोल अचीव हो जाए, या आपकी आइडियोलॉजी लोग मानने लगे आपके डर में। टेररिस्ट एक्ट जो है वो, जैसे मैंने कहा कि फियर और एंग्जाइटी जनरल पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड करती है। टेररिज्म क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी अमंग द पीपल। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम ही स्टेटमेंट है। ठीक है, सॉरी, ये स्टेटमेंट के लिए इसको काट लीजिएगा, मतलब कोई भी एक काट लीजिएगा। They become suspicious of the sections of people that indulge in the anti-social activities like looting, robbing, stabbing, other violent activities। ठीक है, तो अब ना ये आ जाता है कि कैसे अब ना हम लोग हमारे आसपास के लोगों के अंदर भी ना थोड़ा शक होता है, यार ये कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं है, क्योंकि पता तो चलता नहीं है, किसी के चेहरे पे तो लिखा होता है। ओके, द इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म आर फेल्ट बाय द पीपल ऑफ द ओल्ड एज ग्रुप। ठीक है, सब एज ग्रुप में अपने को ही देखने मिला। छोटे से बच्चा डरेगा तो बूढ़े से बूढ़ा भी डरेगा। पेरेंट्स डरेंगे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ठीक है, माँ बाप डरेंगे कि मेरा बच्चा काम पे जा रहा है तो वापस आएगा नहीं आएगा। तो ये डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आपस में ही शक का एक माहौल क्रिएट हो जाना, जो हारमोनी है, भाईचारा जो है समाज में, वो टूट जाता है, ब्रदरहुड टूट जाता है, जिसकी वजह से सोशल टेंशन और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। एंड दिन ब दिन की जो अपनी लाइफ है वो पूरी शटर्ड हो जाती है। इट रिजल्ट्स इन द सोशल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, कोई एक से बात नहीं करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो नेशनल इंटीग्रेशन का भी मतलब उसको भी तोड़ने लगता है। ठीक है, now next, identify me. I am known as the Silicon Valley of India. Bangalore, या बेंगलुरु आप लिख सकते हैं। I am also known as the sunrise industry, IT इंडस्ट्री। ठीक है, सूरज की तरह उगती हुई इंडस्ट्री है। now next,
क्या है, वाई डिड कश्मीरी पंडिट्स माइग्रेट फ्रॉम दर होमलैंड, ठीक है, कश्मीरी पंडिट्स अपनी जगह से लाइक अपने होमलैंड से क्यों माइग्रेट कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली कश्मीरी पंडिट्स जो हैं वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं एंड कश्मीर में उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। जो लोकल और जो टेररिस्ट मतलब वहाँ के रहवासी और जो दूसरे टेररिस्ट कहीं और जगह से आते हैं, ओके, तो वो टेररिस्ट जो टेरराइज़ करते हैं, टेररिस्ट मतलब डराते हैं कश्मीर पंडिट्स को। आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी तो आपको ये आंसर हो तो पता चल ही चुका होगा। तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, फैमिलीज़ की ज़िंदगी, फ्रीडम के लिए कश्मीरी पंडिट्स जो है वो अपने घरों को छोड़ कर, कश्मीर को छोड़ के बाकी इंडिया में हर जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको मौका मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अश्योर्स द माइनॉरिटी ऑफ देयर राइट्स। राइट टू फ्रीडम रिलीजन, ठीक है, आप कोई भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं या जो आपका रिलीजन है आप उसको अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। ये जो राइट है, ये जो अधिकार है जो दिया गया है, वो ये अश्योरिटी देता है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपना रिलीजन अपने हक से फॉलो कर सकते हैं। सो इसमें एक्सप्लेन करना है। अब बेसिकली ये इंडिया में जो ये राइट दिया गया है अबाउट ये माइनॉरिटी को राइट दिया हुआ है दैट इट गारंटीज, ठीक है, उनको गारंटी देता है कि दे हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, ठीक है, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे रिलीजियस को बहुत ज़्यादा बाहर ओके प्रोत्साहित किया जाता है कि अगर नमाज का टाइम हो गया तो वो जो हमारे मुसलमान भाई बहन होते हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदू का टाइम हो गया तो हिंदू में, चर्च का टाइम होगा चर्च में जा सकते हैं। तो दे हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस, ठीक है, मतलब कि उसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं किसी भी जगह पर भी एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ये फ्रीडम जो है ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल अधिकार है, ठीक है, हमारा बेसिक राइट है ये, और ये हमारे आर्टिकल्स 25 to 28 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट प्रोटेक्ट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री, ठीक, कंट्री में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं ओके उनको वो प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा बेस्ड ऑन द रिलीजन और द कास्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, on which monument the memorable statement pious hearts are welcomed in the garden of paradise, ठीक है, शुद्ध दिलों का, ठीक है, वेलकम है, स्वागत है इस गार्डन ऑफ लाइक पैराडाइज हेवन में, ओके, ये किस मोन्यूमेंट पे है उसका हमें फीचर्स बताइए। अब एक्चुअली इसमें सिंपल एक क्वेश्चन बनता है तो राइटर शॉर्ट ऑन ताजमहल पे लिखा हुआ होता है ये, उसके लिए बताया गया है। उसके अलावा ताजमहल इज़ रिगार्डेड एज द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये 3 क्वेश्चन का सेम आंसर बनेगा। देखो अब ताजमहल, ठीक है, तो इट मतलब कि ताजमहल आ गया, ये लोकेटेड है यमुना नदी के वहाँ पे आगरा उत्तर प्रदेश में। ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसके अलावा ये बेस्ट टोम्ब माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। टोम्ब मतलब ऐसे नहीं यूँ करके ये जो बनता है ना उनका ऊपर की तरफ, ठीक है, वो मुग़ल किंग जो थे शाहजहाँ, जो अकबर के पोते थे, ओके, उन्होंने अपनी बेगम, उनकी वाइफ मुमताज़ महल की याद में ये ताजमहल बनाया था। ताजमहल इज़ अ टोम्ब, ठीक, टोम्ब मतलब कि मकबरा है किसका, मुमताज़ महल का। माना जाता है कि वहाँ पे मुमताज़ का मकबरा बनाया गया है। शाहजहाँ ने 1631 AD में ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। उनकी वाइफ की डेथ हुई थी 1630 में, तब उसके एक साल के बाद, और मुमताज़ महल की डेड हुआ था 1630। 22 ईयर्स जितने लग गए ताजमहल को कंप्लीट करने में, एंड द कंस्ट्रक्शन गॉट ओवर इन 1653 में वो ख़त्म हुआ। शाहजहाँ ने इंडिया के एक्सपर्ट ईरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन, न जाने कहाँ से स्कल्पचर्स को बुलाया था ये ताजमहल की बिल्डिंग बनाने के लिए। शाहजहाँ की बहुत दिली तमन्ना थी कि काश मुमताज़ होती, ठीक है, तो वो ये देख पाती। वेल, द ताजमहल इज़ स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप में है नॉर्थ टू साउथ के हिसाब से, और वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मुमताज़ जी की जो ग्रेव है, ठीक है, वो वहाँ पे खुदाई हुई है सेंटर में, मकबरा कहते हैं, और उसके आसपास जो है वो ऑक्टागोनल फेंसिंग की हुई है, ठीक है, यूँ तारे नहीं लगे थे, ऐसे फेंसिंग की हुई है। वहाँ पे एक प्यारा सा कोट लिखा हुआ है जैसे अभी अपन ने आगे देखा था, ठीक है, पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन्स ऑफ पैराडाइज। द आर्किटेक्चर ऑफ द ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, और इसके लिए उसको हम हाईएस्ट एपिटोम कहते हैं मुग़ल आर्किटेक्ट का। द ग्रैंड्योर ऑफ द ताज अट्रैक्ट्स, ठीक है, उसका जो उसकी जो चमक है वो अट्रैक्ट करती है हज़ारों लोगों को, और हज़ारों लोग हर साल वहाँ पे विज़िट भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। देखो अब एक आता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं कि आप कटिंग या वुड कलेक्ट करना नहीं पॉसिबल है, उसको हम कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है जहाँ पे लोकल पीपल को परमिशन दी जाती है कि आप जाओ वुड वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, एनिमल्स को ग्रेज कर सकते हो, बट वहाँ पे कोई भी ट्रीज वगैरह को हार्म नहीं करना है। ओके, ये लोकल जो पीपल है ना उनके कंट्रोल में आ जाता है। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो अभी तक कोई क्लासीफाई नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई जंगल वगैरह होंगे जहाँ पे गाय भैंस जाती है चढ़ने के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, मतलब कुछ उस पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द अनक्लासिफाइड। ठीक है, चलिए इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली फॉरेस्ट एरिया है। ओके, इफ़ नीडेड टू बी सराउंडेड बाय द एरियाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में आता है, उनके प्रोपोगेंडा में आता है कि वहाँ पे कौन से फ्लोरा और फौना, मतलब कौन से प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे रखने चाहिए। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ओके, इनसाइड द मार्क्ड एरिया ऑफ द नेशनल पार्क। इन दिस रिगार्ड ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन माना जाता है कंपेयर टू द सेंचुरी। सेंचुरी में अनलाइक सेंचुरी इट इज़ नॉट। ठीक है, सेंचुरी में एक ही स्पीशीज़ पे फोकस किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा स्पीशीज़ देखे जाएंगे तो इट गिव्स यू द कंप्लीट इकोसिस्टम, एक जंगल जैसा बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स भी रहेंगे, एनिमल्स भी रहेंगे अलग अलग। वहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग का कम्प्लीटली बैंड होता है। और ये कहाँ कहाँ पे, मतलब ये बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से पूरा ये देखभाल की जाती है। काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदार, ठीक है, मेरिन नेशनल पार्क, गिर, ढांचीगाम, ये कुछ आपको नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलेंगे। ये खैर हम लोग मैप में भी आगे जाकर सेक्शन डी के दौरान मैप में इसको हम प्लॉट करना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अ मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया फाइंड्स इट प्लेस ऑन द ₹500 नोट, करेंसी ऑफ इंडिया, गिव द इंट्रोडक्शन। तो 500 रुपये के नोट पे आपको मिलता है जो उसका फिगर मिलता है वो होता है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी बनता है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्यान दे देना, घर पे जाकर देख लेना। ठीक है, कि 10 रुपये के नोट पे, 20 रुपये के नोट पे, 500 रुपये के नोट पे क्या क्या बने हुए हैं, तो आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, ये शाहजहाँ ने बनाया था 1638 में। ये पूरा लाल स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसको रेड फोर्ट कहा जाता है। इन दिस फोर्ट शाहजहाँ जो है उन्होंने अपनी एक सिटी बनाई थी, शाहजहानाबाद, ठीक है, उनके नाम के ऊपर। उस रेड फोर्ट में दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो हैं। दीवाने आम मतलब कि जहाँ पर आम जनता आती थी और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जो एक सभा लगता था। और दीवाने खास में सिर्फ उनके मंत्री वगैरह होते थे। ठीक है, रंग महल जहाँ पे नाच गाना होता था, मौज मस्ती होती थी। दीवाने खास इज़ मोर मैग्निफिशेंट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लाइक डेकोरेटेड, कांच वगैरह इतना ज़्यादा हाईली मैग्निफिशेंट और इतनी बड़ी वो एरिया मानी जाती थी। वहाँ पे राजा होता था और उसके कुछ चुनिंदा लोग। ओके, और उसको गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किया गया, प्रीशियस स्टोन पूरे दीवार पे, इन सब पे होते हैं। द अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन द रेड फोर्ट विच कैचेज द अट्रैक्शन रंग महल, मैंने बताया। ठीक है, मिरर प्लेस है, आईना महल है, मुमताज़ का बनाया हुआ है, मुमताज़ के लिए बनाया था। ठीक है, लाहौरी गेट, मीना बाज़ार, मुगल गार्डन, ये बहुत सारे और भी है। शाहजहां ऑल्सो गॉट बिल्ट अ ब्यूटीफुल पीकॉक थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, अपने लिए पूरा पीकॉक के, ठीक है, उसके एक थ्रोन, पंखों जैसा ही थ्रोन बनाया हुआ था खुद के लिए। हाउएवर नादिर शाह उसको ईरान लेके गए तो हम उसको देख नहीं सकते हैं अभी। रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग अमॉन्ग द मुगल आर्किटेक्चर। एवरी ईयर फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल के दौरान जो इंडिया है, ठीक है, उसके जो पीएम है इंडिया के, वो नेशनल फ्लैग वहाँ पे होस्ट करते हैं रेड फोर्ट पे। ठीक है बेटा, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडे सेशन। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से स्टडी कीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।